नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के भाग 4 में प्लास्टिक के उपयोग के बारे में बात करेंगे। आज हम जब भी कभी बाज़ार में कुछ सामान के लिए जाते हैं तो प्रत्येक वस्तु जो है वो हमें एक प्लास्टिक के बैग में दी जाती है। तो इसके अलावा प्लास्टिक जो है वो विभिन्न जगहों पर काम में लिया जाता है। प्लास्टिक की विशेषता के कारण प्लास्टिक वर्तमान समय में बहुत ही प्रचलित है। आइए पहले हम प्लास्टिक की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ और किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। तो पहला हमारा बिंदु है, बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण लगाया जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई होती है, विभिन्न कलरों में, सफ़ेद रंग के, काले रंग के, पीले, लाल, इन रंगों के अंदर जो है वो बिजली के तार पैक होते हैं। ये बिजली के तारों के ऊपर इन कलर के प्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ होता है। प्लास्टिक के ये आवरण चढ़ाने का क्या महत्व है, ये हम सभी जानते हैं कि जो जिन धातुओं से प्लास्टिक के वायर बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, वो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत का प्रवाह होने के कारण ये जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है और इनको उपयोग में लेने के लिए और इनका उपयोग भी करना आवश्यक है। इसको सुरक्षित करने के लिए बिजली के तारों के ऊपर प्लास्टिक का आवरण लगाया जाता है ताकि इनको विद्युत रोधी बनाया जा सके, ताकि हाथ लगाकर इनको काम में लिया जा सके और इनका उपयोग किया जा सके। जिससे क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रभाव भी जो है वो हम पे नहीं पड़ेगा और बिजली के अंदर इनका उपयोग किया जा सके। अगला है, खाना बनाने के पात्र तथा विद्युत उपकरण के हैंडल बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। खाना बनाने के पात्र आपने देखा होगा, जैसे कुकर है, कुकर का हैंडल है, फ्राई पैन का हैंडल है, या और भी बहुत सारे बर्तन होते हैं जिनके हैंडल ब्लैक कलर के कठोर प्लास्टिक से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। उसी में ही बेकेलाइट हमने पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर। तो उस प्लास्टिक के जो है इन हैंडल्स को बनाया जाता है। ये जो प्लास्टिक होता है, जब पूरा बर्तन जो धातु का होता है वो गर्म हो जाता है तो फिर भी इनके हैंडल्स, अगर इन हैंडल्स पे अगर ये इस प्लास्टिक का आवरण नहीं होगा या हत्थे जो है उसके ऊपर बेकेलाइट नहीं लगाया हुआ होगा तो इन्हें पकड़ना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि धातु जो ऊष्मा की चालक होती है और वो गर्म हो जाती है पूरी। तो इनकी इस से हम जो है वो सुविधापूर्वक इनको काम में ले सकते हैं, इनको उठाया रखा जा सकता है। अगला है, प्लास्टिक के पाइप बनाए जाते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं, नल, जैसे नल के पाइप जो होते हैं उनको प्लास्टिक से तैयार किया जाता है और अधिकांशतः जो है पानी की फिटिंग वगैरह के लिए इनका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के पाइप का ज़्यादा उपयोग इसलिए किया जाता है कि क्योंकि अगर धातु के पाइपों को इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार जो होता है बारिश के मौसम के अंदर विद्युत का प्रवाह, आपने देखा होगा कई दीवारों के अंदर जैसे करंट वगैरह आने लगता है, तो इससे क्या होता है कि इसकी ये समस्या नहीं रहती है करंट वाली, इसलिए प्लास्टिक के पाइपों का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। अगला है, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत अधिक जो है वो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। सिरिंज वगैरह जो है, दस्ताने हैं ऑपरेशन के, और भी जैसे कई टैबलेट्स वगैरह है, ये अधिकांश सभी जो है वो प्लास्टिक के अंदर रैप की हुई आती है। और क्योंकि ये दवाइयाँ होती हैं, राइट होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लास्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कि प्लास्टिक का उपयोग ही किया जाए। आपने अब और इसके अलावा जैसे हम देखते ही हैं कि घर होते हैं अपने घरों के अंदर, और दुकानों के अंदर भी विभिन्न प्रकार के जो सामग्री होती है, जो पदार्थ होते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको रखने के लिए जो है हम विकल्प के रूप में जो है सबसे पहले प्लास्टिक को ही इस उपयोग में लेते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है
और सुविधाजनक भी है, इसलिए प्लास्टिक का संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है माइक्रोवेव में खाद्य सामग्री को पकाने हेतु प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो विशेष प्रकार के प्लास्टिक के पात्र बनाए जाते हैं जिसमें माइक्रोवेव के अंदर वस्तुओं को रख के गर्म किया जा सकता है, जिसमें पदार्थ जो होता है, हमारी जो खाद्य सामग्री होती है वो तो गर्म हो जाती है, लेकिन वो पात्र गर्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से माइक्रोवेव के अंदर एकदम बिल्कुल आसानी से उनको फिर से जो है वो चीज़ों को गर्म किया जा सकता है। तो इसके लिए विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक के पात्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा भाई नॉन स्टिक तवा है, नॉन स्टिक कढ़ाई है। नॉन स्टिक मतलब जिसके ऊपर चिपकता नहीं है। इसमें जो होता है वो बहुत ही कम ऑयल के अंदर भी खाना आराम से जो पकाया जा सकता है भोजन को। तो इनके ऊपर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक जो होता है उसकी एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि पदार्थ जो होता है, जो भोज्य पदार्थ है, जो खाद्य सामग्री है, वो इसके पैंदे में चिपकती नहीं है और सुरक्षित रहती है और आसानी से बनाया जा सकता है उसको। अगला है अग्निशमन कर्मचारियों के परिधान पर प्लास्टिक का जो उनकी ड्रेस होती है, जो भी अग्निशमन आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो एक विशेष प्रकार की पोशाक पहन के रखते हैं और उस पोशाक के ऊपर मेलेमाइन नाम के प्लास्टिक की एक परत चढ़ी रहती है और ये जो परत होती है वो आग से व्यक्ति को बचाती है। आग नहीं लगती उस व्यक्ति के कपड़ों पे और विद्युत अग्निरोधन का जो है वो कार्य करती है ये चीज़। इस प्रकार से हमारे लिए प्लास्टिक जो है वो बहुत क्षेत्रों के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अब हम प्लास्टिक लाभदायक तो बहुत है और बहुत उपयोगी और काफ़ी किफ़ायती है ये, लेकिन इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हम ये सभी जानते हैं कि प्लास्टिक आज वातावरण के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो गया है कि इसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना आज के समय में करना पड़ रहा है। तो प्लास्टिक के इतने विशिष्ट गुण होते हुए भी ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा संकट का विषय बन गया है आज। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो तो समय के साथ अपघटित हो जाती है और प्रकृति के अंदर जो है वो विलीन हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो डैमेज होने में, अपघटित होने के अंदर बहुत लंबा समय ले लेता है और इसके जैव अनिम्नीकरण की प्रकृति होने के कारण ही ये प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। गठन की दृष्टि से पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकृति के होते हैं। पहला है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरे हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसका अर्थ ये हुआ कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं। प्रकृति के अंदर इनके अपघटन में बहुत ही लंबा समय लग जाता है और कभी कभी तो ये पदार्थ अपघटित होते ही नहीं हैं और ये प्रकृति के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। दूसरे हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो वे पदार्थ जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से अपघटित हो जाते हैं, तो ये प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। प्लास्टिक जो है वो जैव अनम्नीकरणीय प्रकृति के अंदर आता है। इस प्रकार का पदार्थ है ये। कुछ पदार्थों की यहाँ लिस्ट दी गई है, उसे हम देखेंगे कि उनके अपघटन में कितना समय लगता है। तो इस सारणी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस सारणी के अंदर पहला हमारा पार्ट है अपशिष्ट के प्रकार, दूसरा है हमारा अपहासित होने में यानी अपघटित होने में लगने वाला लगभग समय, यानी कितने समय में ये पदार्थ अपघटित होते हैं। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, वो जैव निम्नीकरणीय में आएंगे या अनिम्नीकरणीय में आएंगे। तो पहला पदार्थ है अपशिष्ट के प्रकार में, पहला है सब्जी और फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन सामग्री। तो इनको अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए ये जैव निम्नीकरणीय प्रकार की इनकी प्रकृति है। दूसरा है कागज़, इसको अपघटित होने के अंदर 10 से 30 दिन लगते हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रकृति के हैं। सूती कपड़ा 2 से 5 माह लगते हैं इसको अपघटित होने में, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। लकड़ी 10 से 15 साल लगते हैं इसको अपघटित होने के लिए और जैव निम्नीकरणीय प्रकार की प्रकृति है इसकी। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष के अंदर अपघटित होते हैं, ये जैव निम्नीकरणीय प्रकृति के हैं। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, धातुएं जो होती है वो लगभग 100 से लेकर 500 वर्ष तक का समय लेती है अपघटित होने में, यानी
इनका समय अपघटन का है वो भी काफ़ी लंबा है, तो ये जैव अनिम्नीकरणीय में आएगी। और लास्ट हमारा प्लास्टिक थैलियाँ। प्लास्टिक के जो बने हुए जो जितने भी सामान होते हैं प्लास्टिक के बने हुए, इनमें लगते हैं कई वर्ष, यानी इसकी समयावधि कोई निश्चित नहीं है। काफ़ी लंबा समय जो है इनके अपघटन में लगता है, इसलिए इनको जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के अंदर रखा गया है। यदि हम प्लास्टिक को, तो अब प्लास्टिक किस प्रकार से प्रकृति के लिए हानिकारक है, तो यदि हम प्लास्टिक को जलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की पॉलीथीन या कुछ भी सामान जो है प्लास्टिक का यदि जलाया जाता है, तो पहला तो उसे जलाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रम के अंदर बहुत भारी मात्रा में विषैली गैस निकलती है, जो कि इस पर्यावरण को, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का कॉम्बिनेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, इस प्रकार की अत्यधिक हानिकारक गैसें जो होती है वो जो है इसके अंदर सम्मिलित होती है। इस समस्या के निदान के लिए यदि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है और इस समस्या को दूर करना है, तो इसके लिए प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों को पुनः चक्रित करना ही एक बेहतर विकल्प है कि उन्हें जो है पुनः चक्रित किया जाए। हमें दोनों प्रकार के प्लास्टिक जो होते हैं, अब इनके पुनः चक्रण के लिए क्या करना होगा, दोनों ही प्रकार के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन दोनों प्रकार के प्लास्टिकों को अलग अलग जो है वो एकत्र करना चाहिए। और एकत्र करने के अलावा इनका निस्तारण जो है, इनका निस्तारण और कम उपयोग, ये दोनों करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और या इस कार्य के अंदर हमें सहयोग देना चाहिए। प्लास्टिक के पुनः चक्रण का जो उत्तरदायित्व है वो हम सभी का होता है, प्रत्येक नागरिक का ही उत्तरदायित्व है, और इस चक्रण को पूर्ण करने के लिए हमें 5S सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के अपने दैनिक क्रियाकलाप में कुछ और बेहतर तरीकों का उपयोग करके और हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। 5S सिद्धांत जो है उसके अंदर बताया गया है कि पहला पॉइंट है इसका उपयोग कम करिए, रिड्यूस, यानी हमें जहाँ तक हो अति आवश्यक होने पर ही प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है पुनः उपयोग, एक बार काम में ली हुई वस्तु को ऐसे नहीं कि एक बार में ही उसे फेंक दें, जितना उसका इस्तेमाल दोबारा हो सकता है उतना उसका उपयोग हमें करना चाहिए, यानी रीयूज़ करना चाहिए। तीसरा है पुनः चक्रित कीजिए, जितना हो सके अगर उसका चक्रण किया जा सके, उसको किसी अन्य उपयोग में लिया जा सके, या पुनः उसकी दूसरी अगर चीज़ बनाई जा सके तो वो रिसाइकलिंग का कार्य भी हमें करना चाहिए। पुनः प्राप्त करिए, जो प्लास्टिक की पहले की वस्तुएं हैं उन्हीं को ही पुनः चक्रित करके नई वस्तुएं उसी प्लास्टिक से ही बनाई जाए, न कि नए प्लास्टिक का निर्माण किया जाए। तो पुनः प्राप्ति का कार्य भी जो है वो हमारा ही है, यानी रिकवरी करना, उसको उसी से ही नए पदार्थ को बनाना। और पांचवा है उपयोग ना करना, और सबसे बेहतर विकल्प है कि हम इसका उपयोग ही न करें। महत्वपूर्ण स्थानों के अतिरिक्त और कहीं पे भी जो है वो प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से यदि हम 5S सिद्धांत का नियमित रूप से और सजगता से अगर पालन करते रहें तो हम अपनी प्रकृति को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। धन्यवाद।